हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज हम आपके लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो क्लास 10th की है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आइए चलिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। देखिए, कहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको जवाब देना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। दो नियम होते हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो दो नियम बताएंगे, है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो उसका भी दो नियम होता है ना। अपवर्तन के भी और परावर्तन के भी दो दो नियम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो दो नियम होते हैं ना। तो चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। यानी एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। आपको याद होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, है ना। जहाँ चालक यानी ड्राइवर होता है उसके साइड में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए हम लोग करते हैं ना। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के ड्राइवर के मतलब कहाँ पश्च दृश्य देखने के लिए साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है ना। तो उत्तल दर्पण का उपयोग समझ गए होंगे। अगर अवतल दर्पण का आपसे पूछ दिया जाएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है ना, और गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण का आपको पूछेगा तो पीछे देखने के लिए किया जाता है ना। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कारा किस वर्ण का तरंगधर सबसे अधिक होता है, यानी किस रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होगा कि लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंगधर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बैगनी का सबसे कम होता है ना। तो आपको याद है कि पहले से कि किस वर्ण का तरंगधर सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है ना। और कम पूछे तो बैगनी का बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। अगर पोटेशियम की परमाणु संख्या आपसे पूछेगा तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगर कैल्शियम का पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे, 20 बताएंगे। आर्गन का पूछ दिया जाए तो 19 के नीचे आर्गन 18 होता है ना। तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होगा, तो 19 होगा, है ना। इसी प्रकार से क्लोरीन की पूछ दिया जाता है आपको एग्जाम में कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या होता है, 17 होता है ना। और लोहा के भी आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है, तो लोहा के आपका होता है कितना, 26 होता है ना। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को याद रखेंगे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है, तो 19 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को जल में घुलने पर कौन सा अम्ल बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुल जाता है तो कौन सा अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि जल में घुल जाता है तो वह कार्बनिक अम्ल बनाता है ना। आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर कौन सा अम्ल बनाता है, तो ये कार्बनिक अम्ल बनाता है ना। याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर कौन सा अम्ल बनाता है, तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कारा एल्कीन का सम्मान सूत्र क्या है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ तीन तीन क्वेश्चन एक ही टाइप से आ जाता है कि एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, है ना। तो तीनों क्वेश्चन को आप यहाँ पर सीख लीजिए अच्छे ढंग से ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि एल्कीन का सम्मान सूत्र क्या होगा, तो CnH2n होगा, है ना। CnH2n आप याद रखेंगे। CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है ना। और एक आपसे पूछ दिया जाता है एल्केन का, आप ध्यान से देखेंगे एल्केन का पूछ दिया जाता है जो कि होता है CnH2n+2, है ना। CnH2n, है ना। CnH2n होता है, आप याद रखेंगे। CnH2n+2 होता है ना। एल्केन का समान सूत्र होता है। अगर आपसे एल्काइन का पूछ दिया जाता है तो CnH2n+2 होता है। सिर्फ यहाँ आपको +2 है जो -2 करना है ना। देखिए यहाँ पर +2 लिखें, ये किसका लिखें, एल्किन का समान सूत्र लिखा है ना। एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n। CnH2n किसका सूत्र होता है, तो एल्किन का होता है। अगर एल्केन के आपसे पूछ दिया जाए तो CnH2n+2 होता है। अगर एल्काइन का पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे CnH2n-2, है ना। सिर्फ यहाँ माइनस लगा देना है एल्काइन में। ये आपको एल्केन जब रहे तो +2 देना है, और एल्किन का आपको याद रखना है CnH2n याद रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है। स्पष्ट दृष्टि यानी आपका आंख जो होता है एकदम अच्छे ढंग से कितना दूरी पर देख सकता है, तो आपको ऑप्शन में रहता है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो आप मारेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर भी देता है, कभी कभी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी 25 किलोमीटर भी दे देता है, 25 मीटर भी दे देता है। इस प्रकार से आपको देखना है
तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी की मान लगभग होता है 25 सेंटीमीटर, सीएम रहेगा है ना, या सेंटीमीटर रहेगा। आपको ध्यान से देखना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख देता है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी ना स्पष्ट अधिकतम दूरी, यानी आपका आंख जो होता है अधिक से अधिक कितना दूरी पर देख सकता है, तो उसका आंसर होता है अनंत, है ना। अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत और न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, करा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, यानी पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, फूल में जो नर होता है, बॉय जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो फूल के नर भाग में जो होता है वह पुंकेसर होता है ना। फूल के नर भाग में क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। आपको याद रखना है कि फूल के नर भाग में क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुष्प के मादा भाग क्या कहलाता है, तो पुष्प के मादा भाग जो कहलाता है वह स्त्री केसर कहलाता है ना। मादा भाग यानी गर्भ जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी को कहा जाता है ना। आपको याद होगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं ना। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो सर्वभक्षी जीवों का नाम लिखें। सर्वभक्षी जीव किनको कहते हैं, किन्हीं दो सर्वभक्षी जीवों का नाम लिखे। सर्वभक्षी जीव वैसे जीव को कहते हैं जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो, यानी पौधे को भी खाता हो और जंतु को भी खाता हो, है ना। तो दो सर्वभक्षी जीवों का नाम बताना है। तो देखिए हमने यहाँ 3 लिखे। मानव, हम लोग जो है मानव, इस प्रकार से मानव सर्वभक्षी जीव है, सर्वाहारी। भालू भी है सर्वाहारी, कौवा भी सर्वाहारी। इस प्रकार से आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन आपसे 2 पूछा है, हमने 3 लिखा है ना। मानव, भालू और कौवा ये सर्वभक्षी है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। 11 नंबर में कह रहा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है ना। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होता है, तो 2 होता है ना। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा आंख व्यवहार होता है, यानी आपका आंख जो होता है किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह, तो आंख व्यवहार करता है आपका उत्तल लेंस की तरह, है ना। याद रखेंगे आंख व्यवहार होता है किस लेंस की तरह, तो उत्तल लेंस की तरह। चलिए 13 नंबर करा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाएगा, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है ना। आप याद रखेंगे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी विद्युत धारा, देखिए लिखा हुआ है 14 नंबर में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। जनित्र यानी जनरेटर, है ना। इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है शुक्राणु विरसन में बनता है ना। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो विरसन में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होता है, तो 18 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा शुद्ध जल का पीएच मान, यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है ना। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन यानी C6H12O6, है ना। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, तो 6 होता है ना। ऑक्सीजन को परमाणु कितना होता है उसमें, तो 6, किसमें, तो ग्लूकोज में। चलिए पवन चक्की में पवन का न्यूनतम वेग यानी न्यूनतम चाल क्या होता है, पवन चक्की में पवन का, है ना। पवन चक्की में पवन का न्यूनतम चाल क्या होता है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। याद रखना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है पवन चक्की। 1 घंटा में उसका चाल होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का, है ना। चलिए 20 नंबर करा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वह कॉकरोच में पाया जाता है ना। अगर कॉकरोच ऑप्शन नहीं रहे तो आपको तितली रहेगा, है ना। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में या तो तितली में, है ना। तो इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन हमने करवाए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।